आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण लॉन्ग मार्च साहिबो अब तक क्यों रवाना न हो सका रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की जानिब। मुज़ाकरात फिर से शुरू हुए हैं, उसमें क्या बातें हो रही हैं, कौन सी बातें मानी जा सकती हैं, कौन से लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं और रावलाकोट धरने में मज़ीद लोगों की आमद तादाद में इजाफ़ा हो गया, हालात कंट्रोल से बाहर कैसे हैं और मौलाना फजल रहमान साहब के बयान के ऊपर, तकारीर के ऊपर क्यों ताकतवर चीखें मार रहे हैं, मौलाना साहब किसके कहने के ऊपर और क्यों जो है ये तकारीर शुरू की उन्होंने, रियलिटी क्या है, इन तमाम पहलुओं के ऊपर आज के इस व्लॉग के अंदर बात करेंगे। सस्ती फ्लाइट से टिकट बुक करें निहायत कम कीमत पे। PIA और दीगर एयरलाइन के ऑफर्स का फायदा उठाएं। यूके और यूरोप से पाकिस्तान, इंडिया या मिडिल ईस्ट के लिए निहायत सस्ती टिकट। प्रोमो कोड यूज करें और हासिल करें 10% ऑफ। सबसे पहले आप देखें कि रावलाकोट के अंदर जो अवाम हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। फिर जो दिगर जगहों से लोग हैं वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की इस कॉल के ऊपर कि आपने 15 जुलाई को स्कूल के बच्चों को लेके आना है, ख़वातीन को लेके आना है और दिगर लोगों को भी कहा गया और अपील की गई कि आप रावलाकोट पहुंचिए और फिर यहाँ से हम बारास्ता बाग कोहाला होते हुए मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे और आज लॉन्ग मार्च करेंगे। प्लान ये था कि मर्द हजरात आगे जाएंगे, ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो धरना दे के बैठेंगे। अब ये सवाल ये है कि लॉन्ग मार्च अब तक रवाना क्यों ना हो सका। साहिबो उसकी वजह यह है कि मुज़ाकरात 2 दिन पहले हुए थे, 23 घंटे हुए थे, नाकाम हो चुके थे। अब फिर से 2 बड़ी अहम शख्सियात हैं जो किसी का मैंडेट लेके जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। मैं उनके नाम किसी वजह से नहीं बता सकता। तो ये जो मुज़ाकरात का दौर दोबारा शुरू हुआ, इसकी वजह से अब तक रावलाकोट से लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद के लिए रवाना नहीं हुआ। ये उम्मीद की जा रही है कि मुज़ाकरात जो फिर से शुरू हुए हैं इसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, कोई ब्रेक थ्रू होगा और जो बातें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी चाह रही थी मानी जाएं। जाहिर है कि जो मुज़ाकरात हैं वो दोनों फरीक जो हैं उनके दरमियान हो रहे हैं और अब देखना ये है कि मुज़ाकरात की कौन सी बातें कहाँ से शुरू हुई और किसकी बात किस हद तक मानी जाएगी। साहिबो जिन बातों के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें कोई 12 सीटें और दिगर हालात नहीं है। बात हो रही है 5 जून की पोजीशन को बहाल किया जाए। अब सुनने में यह आया और जो हालात और वाक़यात हैं मौजूदा, एक तरफ बड़ी तादाद में लोग हैं, दूसरी जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे, आगे फोर्सेस हैं। गुज़श्ता रोज़ भी 9 लोग जो हैं वो जान से गए या 11 लोग, उनकी शहादतें हुई। उससे पिछले हफ्ते में 7 लोगों की शहादतें हुई, ओवरऑल लोगों की जान चली गई। तो क्या मुज़ाकरात करने से जो बातें हैं वो अगर मान ली जाएं तो मज़ीद जानी, माली और हर लिहाज से जो नुकसान है उससे बचा जा सकता है। देखिए, कलदम करार देने वाले वाक़या का जो मामला है, जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है कि वो हुकूमत वापस ले, उससे ज़राए के मुताबिक ये कोशिश की जा रही है कि वॉच लिस्ट में डाल दिया जाए या वॉचिंग लिस्ट में डाल दिया जाए, उसको फिल वक्त दबा दिया जाए, बाद में देखेंगे, यानी कि उसके ऊपर फिल वक्त कोई कार्रवाई या चीज़ें नहीं होंगी। फिर जो मिसिंग पर्सनस हैं, जो डेड बॉडीज़ हैं, जो FIRs हैं, डेड बॉडीज़, मिसिंग पर्सनस हवाले किए जाएं, कैदी जो लोग हैं उनको हवाले किया जाए और जो FIRs हैं, जो 4th शेड्यूल वाला मामला था उनको ख़त्म किया जाए। इन चीज़ों के ऊपर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात फिर से हो रहे हैं। यही वो वजह है मुज़ाकरात का दोबारा शुरू होना कि लॉन्ग मार्च जो है वो रवाना नहीं हो सका। अब ये उम्मीद है और बड़ी मुस्बत उम्मीद है कि जायज़ बातें दोनों इतराफ़ से मानी जाएंगी। उसके बाद मुमकिन है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में लॉन्ग मार्च नहीं होगा, लेकिन धरना फिर भी जारी रहेगा और उस वक्त तक ज़राए के मुताबिक जब तक जो बातें आज के मुज़ाकरात में अगर कामयाब हो गए तो अगर मान ली गई तो उस सूरत हाल के पेश नज़र लॉन्ग मार्च कैंसिल होगा, लेकिन धरना जारी रहेगा और जब तक बातें मुकम्मल नहीं मान ली जाती, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, उस वक्त तक धरना जारी रखेंगे। ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से लॉन्ग मार्च रवाना ना हो सका। मुज़ाकरात हो रहे हैं, किन बातों के ऊपर हो रहे हैं, जब होंगे तो उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी, ये सारा नुक्ता मैंने आपके सामने रख दिया।
आप देखिए कि ऊपर से 27 जुलाई को इंतखाबात होने हैं, आज 15 जुलाई हो चुकी है, तकरीबन 11 दिन बाकी हैं और 12वें दिन जो है वो इलेक्शन है। तो अगर ये 20 तक मुज़ाकरात और सारी चीज़ें हो जाती हैं, इम्प्लीमेंट हो जाता है, धरना ख़त्म हो जाता है, तो फिर 6 दिन बाकी बचेंगे, 7वें रोज़ इंतखाबात होंगे। ऐन मुमकिन है कि इंतखाबात तो उन्होंने करवाने हैं और इसमें हो सकता है 5 दिन, 1 हफ़्ता या 10 दिनों की एक्सटेंशन हो जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून के सदर शाह गुलाम कादर साहब का ये बयान सामने आ चुका है कि 1 दिन की ताहीर भी गैर आइनी अमल होगा, इलेक्शन की ताहीर, और 4 अगस्त तक जो है वो इस असम्बली की मुद्दत है और पहले से सदर की तैनाती ना करके एक गैर आइनी अमल किया जा रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और अगर दोबारा से कोई गैर आइनी अमल कर लिया गया तो उसके पेश नज़र एक बड़ा आइनी बहरान पैदा हो सकता है। तो लिहाजा ये लॉन्ग मार्च को रोकना, मुज़ाकरात करना, मुज़ाकरात को कामयाब बनाना, उसमें जो बातें तय की हैं उनको अमली जामिया पहनाना, बातें बहुत ज़्यादा हैं, काम बहुत ज़्यादा है और वक्त बहुत कम है। इस सारे अमल के दौरान जो है कोई इमरजेंसी नहीं होनी चाहिए, कोई इमरजेंसी नहीं लगनी चाहिए, इलेक्शन वक्त के ऊपर होने चाहिए, ये निज़ाम रहना चाहिए, एक्शन कमेटी की बातों को मानना चाहिए, तो फिर जाके जो सूरत हाल है वो दोनों फरीकों के हक में बेहतर साबित हो सकती है। तो रावलाकोट धरने में जो मज़ीद लोग हैं, ये कंफर्म खबर है कि उनकी आमद जो है वो जारी और सारी है। बलोच में और दिगर जगहों के ऊपर जो गुज़श्ता रोज़ चीज़ें हुई मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन हालात कंट्रोल से बाहर हैं। हालात इस हद तक कंट्रोल से बाहर हैं कि लोग मर मिटने को तैयार हैं, लोग लॉन्ग मार्च में जाने को तैयार हैं, लॉन्ग मार्च करने को तैयार हैं। फोर्सेस हट दरमी से पीछे नहीं हट रही, वो गोली चलाने को तैयार हैं और अवाम गोली खाने को तैयार हैं। तो इस सारे अमल में एक ही बात जिसके ऊपर शुरू से कह रहे हैं, मुज़ाकरात मुज़ाकरात और मुज़ाकरात कीजिए, जायज़ बातें दोनों इतराफ़ से मानी जानी चाहिए। बसुर दिगर इसका नुकसान ही होगा, फ़ायदा किसी को नहीं होगा, और अब तक भी बहुत बड़ा नुकसान हो चुका, इतना बड़ा नुकसान कि उसका अजाला ना रियासत कर सकती है ना कोई और कर सकता है, और ना ही जिन्होंने गलत किया उन्हें कोई सज़ा मिल सकती है, जो कि इस रियासत में तो सज़ा नहीं मिलती। ये आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल जो है उसको, सॉरी आज मेरे गले में प्रॉब्लम है, उसको सामने रखते हुए अब देखिए एक्शन कमेटी का भी मौक़िफ़ ये है कि हमें 12 मुज़ाकरात का बोल कर रोका जाता है, हम रुकते हैं, रुक जाते हैं, और उसके नतीजे में हमारे लोगों पर कहर ढाया जाता है। इस वक्त हर तरफ से काफ़िले आ रहे हैं, लाखों लोग 40 दिन से मौजूद हैं, हर एक यही मुतालबा कर रहा है कि आगे बढ़ें, हमारे पास और कोई ठोस वजूहात नहीं है सवाए दलासों के, तो कैसे इन लोगों को रोका जाएगा। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो ऐसा सोचती है। फिर फोर्सेस को देखें, कई रास्तों से पेशकदमी कर रही है, लेकिन अवाम ने जान की बाजी लगाकर, जान देकर इन्हें रोका हुआ, और ऐसे में कमेटी की क़यादत मज़ीद रुकने के भी मूड में नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि जो मुज़ाकरात हैं वो हो रहे हैं, और आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ी दानिश अरशाद के मुताबिक कल तक एक्शन कमेटी अपने धरने में सफ़ेद झंडे लहराकर अमन का पैगाम दे रहे थे। कल तक आज इतलात हैं कि कला और बैठक अवान आबाद में सरकारी इमारत पर भी सफ़ेद झंडे लहरा दिए गए हैं। तो अब देखना है कि ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी। मैं मौलाना साहब के बयान के ऊपर भी आता हूँ, लेकिन कश्मीर अबूरी सूबा, बिलावल भुट्टो ने कल मुजफ्फराबाद में पार्टी इजलास के दौरान कश्मीर को अबूरी सूबा बनाने की बात की। समझे ना, बिल्ली थैले से बाहर आ रही है। रात को मौलाना का पैगाम पीपल्स पार्टी के कहने पर सामने आया। बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी चाहती है कि लॉन्ग मार्च अगर होता है तो कुछ दिन गुजरने के बाद हो, ताकि इंतखाबात की ताहीर मुमकिन हो सके, जिसके लिए वो रोज़ अव्वल से कोशिशों में मसरूफ़ हैं। एक तो उन्होंने बात की कि अबूरी सूबा बना दिया जाए जैसे गिलगित बल्तिस्तान है। दूसरा, वो चाहते हैं कि मार्च हो जाए और इसकी वजह से इंतखाबात में ताहीर हो जाए, ताकि ये मज़ीद अपने पहुँच जमा सकें, मज़ीद लोगों को पार्टी में शामिल कर सकें, फिर इलेक्शन में जाएं और उसके बाद ये अपनी हुकूमत बना सकें। बिलावल को किसी की ज़रूरत नहीं और की, इन्हें कश्मीरियों से कोई हमदर्दी नहीं, इन्हें अपनी हुकूमत बचाने, अपनी हुकूमत का वक्त बढ़ाने, नई हुकूमत बनाने के लाले पड़े हैं। बिलावल से कोई पूछे कि आपके नाना ने आज़ाद कश्मीर का आइन दिया था, कश्मीरियों की खातिर कहा था घास खा लेंगे लेकिन 100 साल तक लड़ेंगे,
سوری گاس تو وہ ایٹم بم کی وجہ سے تھا، یعنی کہ ہم کشمیر کی خاطر 100 سال لڑیں گے. نواسا نکلا کہ اس کو عبوری صوبہ بنا دو، چھوڑو ہم نے تو کشمیر کی خاطر لڑنا تو دور کی بات ہے. بھٹو صاحب کی شہادت ہوئی، عدالتی قتل ہوا تو کہا گیا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. محترمہ بے نظیر زرداری صاحب جیل میں گئے، واپس آئے یا جیل میں تھے تو کہا گیا جمہوریت بہترین انتقام ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید بھی دنیا سے چلی گئیں، شہید ہو گئیں اور کہا کوئی بات نہیں، جمہوریت بہترین انتقام ہے، انصاف جمہوریت کے ذریعے لیں گے. تو بلاول صاحب یہ ہے آپ کی جمہوریت؟ یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں مفاد پرستی ہے اور آپ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے بغیر اپنے گھر سے قدم باہر نہیں رکھ سکتے؟ کیوں بنایا جائے جی آزاد کشمیر کو عبوری صوبہ؟ کیسے ممکن ہے؟ کیوں ایسے ہونا چاہیے؟ تو یہ سوچ ہے جناب بلاول بھٹو زرداری، جن کو ہم دیکھتے تھے کہ تھوڑی اردو ٹھیک ہو جائے، لب و لہجہ بہتر ہو جائے تو یہ عمران خان کا متبادل ہو سکتا ہے بندہ. یہ تو الٹے لیٹ گئے، یعنی کہ کوئی پتہ نہیں کب ہنسنا ہے، کب کیا بات کرنی ہے، کہاں کیسے بیٹھنا ہے. کچھ زیادہ ہی لچک آ گئی ہے باڈی میں. تو یہ عبوری صوبے کی بات کرنا مظفر آباد میں اجلاس کے دوران کشمیریوں کی مرضی اور منشا کے خلاف ہے. لانگ مارچ اس لیے ہو جائے کہ آپ کو وقت مل جائے آپ کی حکومت کو، تو آپ جو ہے وہ ایک انڈے کے لیے پوری مرغی ذبح کرنا چاہ رہے ہیں. ایسے نہیں ہوگا صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا ہے، بڑا تلخ بیان دیا ہے، بڑا اچھا بیان دیا ہے، 100% سچا بیان دیا ہے. اگر وہ سچ نہ ہوتا تو انہیں کڑوا کیوں لگتا؟ سچ تھا تو ان کو کڑوا لگا اور ان کے اوپر FIR کاٹی گئی. گجرانوالہ کی ایک عدالت میں مولانا صاحب کو 8 جولائی کو طلب کے لیے وضاحت مانگی گئی ہے. آئیے جی گجرانوالہ میں، ٹھیک ہے. وہ اس ملک کے اندر عمران خان وزیر اعظم تھے تو کوئی FIR نہیں تھی، وزیر اعظم نہیں تھے تو اس سے پہلے بھی کوئی FIR نہیں تھی. وزیر اعظم کیا بنے 300 FIR ہو گئی. مولانا صاحب نے تقریر کیا کی، بول اٹھے، لیکن مولانا صاحب کو بھی تو کسی کی آشیرواد حاصل ہے نا. اب وہ آشیرواد بیرونی بھی ہو سکتی ہے جو کہ کم چانس ہیں. وہ آشیرواد پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے بھی کہہ سکتے ہیں ان کو لتاڑو تاکہ یہ ہم اپنا نظام آگے بڑھا سکیں. وہ آشیرواد اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے مشرف صاحب صدر پاکستان بھی وہ، آرمی چیف بھی وہ، تو کیانی صاحب نے وکلا تحریک چلوائی، ان کو فارغ کروایا. مشرف صاحب کے اوپر اپنے ملک میں اپنوں نے حملے کیے، پلوں کے نیچے سے بم پڑتے رہے، پتہ نہیں کیسے بچ گئے. تو اب باقیوں کو بھی تو فکر ہے نا، فیلڈ مارشل صاحب یہی، آرمی چیف یہی، اور تا حیات استثناء بھی ان کو مل گئی. آئین توڑیں، بندے ماریں، جو مرضی کریں، کوئی ان کو نہیں پوچھے گا. تو وہ بھی تو سوچ رہے ہوں گے نا ہمارا نمبر کب لگے گا. یہ فیلڈ مارشل صاحب صدر پاکستان اگر بن گئے تو پھر کیا ہوگا؟ بلوچستان کی صورتحال دیکھیں، آزاد کشمیر کی صورتحال دیکھیں. پاکستان کے اندر فوج کے خلاف اتنی نفرت پیدا ہو چکی ہے اور جتنی گالیاں کشمیریوں نے یہ پچھلے 2 مہینے میں دی ہیں، حالانکہ گالی کسی کو نہیں دینی چاہیے، میں ذرا بھی اس چیز کا حمایتی نہیں ہوں. تنقید کریں، جائز تنقید کریں، اچھے الفاظ کا انتخاب کریں. اتنی گالیاں تو 25 کروڑ والوں نے نہیں دی جتنی 25 لاکھ والوں نے دے دی. اور بھائی کیوں دی؟ کیوں ہر جگہ کے اندر اپنے آپ کو گھسیڑتے ہو؟ تو مولانا صاحب نے کہا بھائی تنخواہ لیتے ہو اور شہید ہوتے ہو تو ٹھیک ہے، وہ جذبہ ایمانی کے تحت ملک، قوم اور مذہب کے لیے جان دیتے ہیں. وہ نیت اللہ جانتا ہے، بندہ تو نہیں جانتا، یا بندہ خود جانتا ہے یا خدا جانتا ہے. تو شہادت تو پیغمبروں کے بعد بہت بڑا رتبہ ہے. تو کیا یہ فوجیں جو سارے لوگ لڑتے ہیں، ہم رات کو سوتے ہیں وہ جاگتے ہیں، کوئی احسان کرتے ہیں؟ اگر احسان ہے تو کیا میں برطانیہ میں رات کو آرام سے نہیں سوتا اور یہاں بارڈر کے اوپر فورسز نہیں ہوتی؟ کیا امریکہ کی فورس اپنے عوام کو تحفظ نہیں دیتی؟ کیا اسرائیل کی فورس نہیں کرتی؟ کیا بھارت کی فوج ایسے نہیں کرتی؟ کیا وہ لوگ محب وطن نہیں ہیں؟ یہ کوئی احسان نہیں ہوتا بھائی، ایک جاب ہے، ایک کام ہے، اور اس میں بہت بڑا رتبہ ہے. بغیر غسل کے آپ کو دفن کریں گے، آپ شہید ہیں. تو یہ کیوں لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا کر دیا ہے؟ پوری دنیا کا دستور ایسے ہی چلتا ہے جب سے دنیا قائم ہوئی ہے. ہمارے نبی نے خود جنگیں لڑی ہیں، دانت شہید کروایا ہے، کیا سے کیا نہیں ہوا. تو یہ چیزیں بیان کرنا کہ پتہ نہیں کوئی کسی کے اوپر احسان کر رہا ہے، بھائی جان کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہا. تو یہ مولانا صاحب نے ٹھیک کہا ہے نا. بتاؤ یہ لوگ تم نے پالے ہیں یا ہم نے بندوق اٹھا کے ان سے لڑنا ہے یا آپ نے لڑنا ہے بارڈر کے اوپر؟ کام کس کا کرنا ہے؟ کہ مولانا صاحب کو خاموش کروانے کے لیے بھائی جان آپ FIR کریں گے؟ ہم بولیں گے مولانا صاحب کے لیے، کیوں نہیں بولیں گے؟
یہ جلسے کے خطاب کے دوران افواج کے سیاسی رول اور شہداء اور تنہاؤں کی بات کی. اس کے بعد وہ شدید تنقید کی ذات میں آگے بھائی بتائیں نا, ہمیں گارنٹی دینی ہے کہ ہم محب وطن ہیں یا آپ نے حلف لیا ہوا ہے کہ ہم محب وطن رہیں گے تو آپ ثبوت دیں گے؟ کون حلف لیتا ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے؟ تو سیاست میں مداخلت آپ کرتے ہیں بقول مولانا صاحب کی اور حقیقت کے, یا کوئی اور کرتا ہے؟ تو اپنے حصے کا کام صحیح سے کیجئے, ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال بحال رکھیے, پھر بیان دیتے ہیں جی ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے, فلاں کو نہیں چھوڑیں گے, مداخلت ہوتی ہے. بھائی اپنا کام کرو, مداخلت ہوتی ہے اس کو روکو. مداخلت کرنے والا تو کرے گا, اس کی جواب ہے. اور بھائی بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے, وہ تو جو چاہے گا وہ کرے گا. آپ کا کام ہے اس کو روکنا, ناکام بنانا, بجائے اس کے کہ آپ پریس کانفرنس کریں. تو مولانا صاحب آپ لگے رہیے, یہ ایف آئی آر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, اور کوشش کیجئے کہ اچھی نیت اور ارادوں سے باتیں بیان کیجئے. جتنی تنقید کریں جو جائز ہے اس کو کیجئے, وہ کوئی بھی ہو. بھائی جان قانون سے اور آئین سے کوئی بھی بالاتر نہیں ہے, جو سچ ہے اس کو بیان کریں, یہی ایک وقت ہے. تو عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں بات چیت کریں گے. تو آج کا دوسرا ایپیسوڈ میں یقیناً کروں گا اور آپ کو اپڈیٹ رکھوں گا کہ جو راولا کوٹ کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلے گا, کیا سامنے آیا. جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے.